So the chapter we had to start with was communication, interpersonal communication skills. अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स वो कह रही हैं जो अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है उससे थोड़ी सी अलग होती हैं। तो पार्टिसिपेंट्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, मैनी सेंसरल चैनल्स आर यूज्ड एंड फीडबैक इज इमीडिएट। यहाँ पर इस कम्युनिकेशन में आपको इमीडिएट फीडबैक मिलती है। जैसे आप मेरे पास आके अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हो, मैम हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ऐसे इशू आ रहा है कॉलेज में, तो वो आपको उसी टाइम इंस्टेंट सोल्यूशन मिलता है कि आप ऐसे कर सकते हैं, ये हायरार्की फॉलो कर सकते हैं। तो वो आपके लिए इंस्टेंट सॉल्यूशंस हैं। The rules of sender and receiver keeps changing. This type of communication is simple, direct and easy. अब आप मुझसे बात कर रहे हैं, जब मैं आपको मैसेज दे रही हूँ तो मैं सेंडर हूँ, आप मुझे मैसेज दे रहे हैं आप सेंडर हैं। तो रोल चेंज होता गया ना। एक टाइम पे मैं सेंडर हो गई, एक टाइम पे आप सेंडर हो गए। एंड कम्युनिकेशन ही हमारी सिंपल, डायरेक्ट और इजी थी। और अगर कुछ डाउट्स होते भी हैं उसी टाइम आप मुझसे पूछ लेते हो एंड क्लेरिफाई कर लेते हो। इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट फीचर है इंक्लूजन ऑफ नॉन वर्बल मैसेजेस। नॉन वर्बल मैसेजेस जैसे कि मैं आपको देख रही हूँ, थोड़ा सा ऐसे डांटने वाले मूड में देख रही हूँ, थोड़ा सा घूर कर देख रही हूँ, तो पता लग जाता है हम बातें कर रहे हैं, मैम ने देख लिया अब चुप करना है। तो वो क्या है, वर्बल, मैंने कुछ भी नहीं बोला तुम्हें, मैं बस देख रही थी थोड़ा सा, एंड तुम समझ गए कि हम बातें कर रहे हैं और मैम चाहते हैं कि हम चुप हो जाए। They play a strong role in establishing correct, concise and clear message। आप किस टोन में बोल रहे हो, क्या आपका रिएक्शन है, वो एक स्ट्रॉन्ग हमें रोल प्ले करके बताते हैं कि क्या मैसेज था, किस टोन में था। फॉर्मल भी हो सकती है, अब इंटरपर्सनल इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल जो आप अपने सुपीरियर्स के साथ कर रहे हो, जैसे आप मेरे साथ आके बात कर रहे हो, एचओडी मैम के साथ कर रहे हो, प्रिंसिपल मैम के साथ कर रहे हो। इनफॉर्मल क्या हो गए, यू आर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स। A candidate appearing for an interview is an example of formal interpersonal communication। वो कह रहे हैं इंटरव्यू के लिए कोई जा रहा है, वो फॉर्मल हो गई। और अगर कोई इंटरेक्शन कर रहा है, किसी शॉपकीपर के साथ कर रहा है, किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहा है, फैमिली मेंबर के साथ बात कर रहा है, तो ये सब मेरे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। Factors like time, space, appearance, body language, symbols and signals participate collaboratively। अभी बात करें ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल कहना क्या चाहता है कि ये फैक्टर्स जो आपके स्पेस, टाइम, क्या टाइम था, किस जगह पे आपने मुझे वो बात कही, कैसी अपियरेंस थी, किस बॉडी लैंग्वेज से आपने बात कही, सिंबल्स क्या थे, क्या सिग्नल्स थे, वो सब चीजें देख रहे हैं हम साथ साथ। अब उसके बाद हम चलते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो कैटेगराइजेशन ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हमारे पास तीन टाइप्स की हैं। सबसे पहली है डायडिक। डायडिक में सिर्फ दो लोग हैं, इन्वॉल्व्स टू पीपल। ग्रुप कम्युनिकेशन, थ्री और मोर पर्सन्स। पब्लिक कम्युनिकेशन, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जो मैं सर्कल कर रही हूँ ना, मेन आपका पार्ट जो ऐड होना चाहिए ये जरूर होना चाहिए। डायडिक है तो दो लोग, ग्रुप है तो तीन या उससे ज्यादा लोग, पब्लिक है तो लार्ज गैदरिंग। कैटेगराइजेशन ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन, सबसे पहले आ गई ऑर्गेनाइजेशनल, जहां पे कम्युनिकेशन एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल। हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की ऑन बेसिस ऑफ फंक्शंस। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो एक लार्ज कम्युनिकेशन की लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हो रही है, देन इज फैमिली कम्युनिकेशन। आप जो अपनी फैमिलीज में बातें कर रहे हैं वो आपकी फैमिली कम्युनिकेशन में बात आ गई। सोशल कम्युनिकेशन कोई अनऑफिशियल कम्युनिकेशन है, दैट इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ सोशल इंटरेक्शन, दैट मीन्स योर फ्रेंड्स। प्रोसेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किस तरीके से की जाती है, सबसे पहला स्टेप है इनिशियल इनकाउंटर। सबसे पहले जब आप मिलते हैं तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट द पार्टीज इन्वॉल्व, ये हमें फर्स्ट इंप्रेशन देती है। इट माइट बी पॉसिबल दैट फर्स्ट
इंप्रेशन मिसलीडिंग हो या नॉट करेक्ट हो। आपको कई बार लगता है अच्छा ये बंदा तो बहुत ही इगोइस्टिक है, बाद में आपकी उसी से फ्रेंडशिप हो जाती है, तो फर्स्ट इंप्रेशन नेगेटिव था लेकिन बाद में वो लगा का कि गलत। फिर आ गया हमारा एक्सपेरिमेंटिंग। इनिशियल एनकाउंटर के बाद एक्सपेरिमेंटिंग, हम देखते हैं कि जो हमें दूसरों से पता लगे उस पर्सन के फैक्ट बारे में, फैक्ट्स पता लगे हैं, क्या वो जनरली सही है और क्या वो सही इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड प्रोसेस थर्ड स्टेप इज इंटेंसिफिकेशन, where conclusions are being drawn while communicating। कम्युनिकेट करते करते, अच्छा मैंने किसी बच्चे को काम बोला, बच्चे ने दो बहाने बना दिए, पता लग गया उसकी विलिंगनेस ही नहीं है। मैंने काम बोला, बच्चे ने अपना रीजन तो दिया, साथ में एक मुझे ऑल्टरनेटिव दे दिया कि मैम इसकी जगह हम ऐसे कर लें, तो पता लग रहा है वहीं से कंक्लूजन ड्रॉ हो गया कि काम करने की विलिंगनेस थी या नहीं थी। द नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेशन। डिसीजंस आर मेड म्यूचुअल एंड एग्रीएबल। टेस्ट लेना है मैंने आपका, मैं आपको कहती हूँ फ्राइडे रख रही हूँ, मैम फ्राइडे नहीं होगा, असाइनमेंट्स बहुत है, आप ऐसा कर लो ट्यूसडे रख लो। ये क्या है, हमारी कोलैबोरेशन है, थोड़ी सी मेरी चल गई कि टेस्ट लेना था वो हो गया, थोड़ी सी आपकी चल गई, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हो गई हमारी, आपकी भी बात मानी गई मेरी भी मानी गई। लास्ट स्टेप इज बॉन्डिंग, वेयर द फाइनल डिसीजन इज सील्ड विद द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द डिसीजन। अब यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई ना कि हाँ जी चलो ट्यूसडे को टेस्ट फाइनल है, दोनों खुश हैं इस बात से। अब importance of listening customer. What is the importance of listening customer? Caring give thy ear to all but your tongue to a few। कहने का मतलब क्या है कि बात सुनो सबकी, रिप्लाई वहीं करना है जहां जरूरत है, ज्यादा चटर पटर नहीं करनी। Listening is a very important part of everyone's life. As though listening we can comprehend language, तो listening हमें पता ही है सबको कि बहुत इंपॉर्टेंट है, listening के बिना काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे उन्होंने एक रिसर्च का भी बता दिया कि हम 70% ऑफ आर टाइम कम्युनिकेशन में वेस्ट करते हैं, उसमें से जो 45% है वो लिसनिंग में होना होना चाहिए, और 30% स्पीकिंग, 16% रीडिंग और 9% राइटिंग। तो ज्यादा हम लिसनिंग में ही टाइम लगा रहे हैं ना, जब आप लेक्चर्स अटेंड करते हो क्या कर रहे हो, 45% तो आपका लिसनिंग में ही चला गया। थोड़ा सा हम बीच में बोल लेते हैं, आप पूछ लो तो हमारा मन हो तो हम जवाब दे लेते हैं। उसके बाद 16% रीडिंग, साथ साथ रीड कर रहे हो, जब आपके एग्जाम्स हैं तब रीड कर रहे हो। और राइटिंग बहुत कम होती है, जब कोई मैम ने असाइनमेंट दे दी, या हमारे मिड सेम आ गए, या हमारे फाइनल एग्जामिनेशन है, उसके अलावा हम लिखने के चोर हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग इन वर्क स्पेस। सबसे पहली इंपॉर्टेंस आ गई मेरी, नोइंग योर ऑर्गेनाइजेशन। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जानो कहना क्या चाहती है। तो केयरफुल लिसनिंग वो कहते हैं किन किन को सुनना है हमें, मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे पता करना है कि कंपनी की एक्टिविटीज क्या है, पॉलिसीज क्या है कंपनी की। Therefore, it leads to a better understanding of the organization and also facilitates in predicting what changes are required for growth। तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आपको अपने कलीग से ये पता लग जाता है उसको ज्वाइन करने के प्रोस क्या हैं कॉन्स क्या हैं। तो कौन से आपको ये भी पता लग जाता है कि इम्प्रूवमेंट एरियाज क्या हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, क्या उसकी वीकनेसेस हैं। नेक्स्ट इज कामिंग कंप्लेनिंग एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज कंप्लेन कर रहे हैं उनको शांत करना है। बिजनेसमैन सेड यू कैन विन मोर फ्रेंड्स विद योर ईयर्स देन विद योर माउथ। कोई आपको अपने प्रॉब्लम बता रहा है, एक ऑप्शन है ध्यान से सुन लो, लिसन केयरफुली, है ना। सेकंड ऑप्शन है यार मुझे भी सेम प्रॉब्लम है, मैं आके घर कहती हूँ अपने किसी फ्रेंड को मेरे ना यार सिर दर्द हो रहे हैं, यार आज तो मेरा भी सिर दर्द हो रहा है सुबह से, दैट साउंड्स लाइक मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ, प्लीज मेरे को सुन लो उसके बाद तो बता लेना। अब वो अच्छा नहीं लग रहा। अब यही तुम ऐसे करोगे तो फ्रेंड्स नहीं बना पाओगे। बट अगर तुम पहले उसकी सुन के फिर कहो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम मुझे पे फ्रिक्वेंटली हो रही है, बट व्हाट यू थिंक तेरे क्यों हो रहा है, तुझे क्या सोल्यूशन चाहिए, कोई टेंशन है, ऐसे बात करूंगी तो मैंने अपनी बात तो कह ली, साथ में मैंने पूछा कोई टेंशन तो नहीं है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, तो थोड़ा केयरिंग नेचर भी आ गया। वेरी ऑफन एम्प्लॉयज हैव सर्टेन ग्रीवियंसेस, ऑल दे नीड इज अ लिसनर।
आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है, ज्यादा आपको क्या होता है कि मैम बस हमारी बात सुन ले, यही होता है ना। तुम ऑलमोस्ट 50% केसेस आर देयर जहां आप चाहते हो कि हमारी बस कोई प्रॉब्लम सुन ले, पता तो आपको भी सोल्यूशन कोई है नहीं, जो करना है वैसे ही करना पड़ना है। तो उसमें बस होता है कोई हमारी सुन ले। If a manager or a leader listens to them patiently, their anger will be great and it will lead to a calmness. आप मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हो, मैं आपको और डांटना शुरू कर दूं, आपका क्या होगा, एंगर लेवल और ऊपर चला जाएगा, आप कहोगे हमें इन मैम से नहीं पढ़ना है। आप प्रॉब्लम लेके आते हो, मैं शांति से सुनती हूँ, आराम से सुनती हूँ, फिर कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं, कोई सोल्यूशन देखते हैं। तो इससे क्या हुआ, सोल्यूशन तो नहीं मिला आपको, लेकिन आपका थोड़ा सा एंगर शांत हो गया, गुस्सा शांत हो गया। फॉर्मुलेटिंग बेटर पॉलिसीज, जब भी हम अपने सबॉर्डिनेट्स की सुनते हैं जो ज्यादा कस्टमर के कनेक्शन में है, हमारी पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन बेटर होती है। अब बेटर सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस वैसी पॉलिसीज हमें मिलती हैं। तो विलिंग सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज होना चाहिए। ओपन डोर स्ट्रैटेजी, some managers use an open door strategy and keep the doors open for all employees to walk in and talk. बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इससे, बेटर अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी। ओपन डोर का मतलब है कि यू आर फ्री टू कम्युनिकेट में, कोई आपको स्पेशल अपॉइंटमेंट्स नहीं मेरे पास आने के लिए लेनी पड़नी, कोई आपको स्पेशल मुझे कोई मैसेज नहीं करना पड़ेगा। आप जब आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन कम एंड टॉक टू मी। तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग आपस में बेटर होगी। जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है, जो आपका मैसेज, जैसे मैं कह लूँ मुझे एचओडी मैम तक जाना है, वो ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा। Sometimes it also happens that doors are open but their ears are closed. प्रॉब्लम ही यही है, डोर ओपन करके क्या करोगे अगर ears ही क्लोज्ड है। तो दिस बैड लिसनिंग ऑफ मैनेजर लीव्स एम्प्लॉयज इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब उनको टेंशन में डाल देता है, और वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, कि इससे अच्छा तो ना ही बात करते। Despite this, if a manager listens patiently, employee will be encouraged to talk and there will be free upward communication. वही बात करी, बात कोई बता रहा है उसको ध्यान से सुनना है, कान खुले रखने हैं और मुंह बंद रखना है। तो यहाँ पे उसने ears क्लोज रखे, कान खुले नहीं रखे, तो काम बिगड़ गया। Spotting sensitive areas, प्रॉब्लम्स इफ नॉट रिजॉल्व कुड लीड टू सीरियस डिस्प्यूट्स। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनको सुन के इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनको सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम्स को वो देखना है कि कौन से ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं, उनकी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना है, बेटर सोल्यूशंस फाइंड करने हैं, ताकि कोई भी सीरियस ऐसा डिस्प्यूट ना हो जाए जिससे हमें प्रॉब्लम हो। इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, जो लोग ध्यान से सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं, उनके पास नॉलेज बेटर होती है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, तो उनका कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है इन डे टू डे एक्टिविटीज, इवन वाइल टेकिंग मेजर डिसीजंस। फॉर्मिंग अ बॉन्ड, ट्रू लिसनिंग जनरेट्स रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट बिटवीन द क्रिएटर। फॉर्मिंग अ बॉन्ड का हमने पहले भी पढ़ा कि अगर आप ध्यान से किसी की बात सुन रहे हो, उसका आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, जिससे आपका बॉन्ड बेटर हो जाता है। बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ ओनली गिविंग एडवाइस, इफ मैनेजर लिसन्स केयरफुली, फिर से वही बात करें, लिसन्स केयरफुली टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम और सोल्यूशन की तरफ काम करना शुरू करते हैं। अब एडवाइस देने की जगह वो खुद ही उसकी तरफ काम करना शुरू करते हैं, तो एम्प्लॉयज भी अपने काम को लेके और सीरियस होंगे, और प्रोडक्टिविटी होगी, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। एडवांसिंग इनोवेशन, इफ अ लीडर और अ मैनेजर लिसन्स प्रॉपरली टू द आइडियाज, मेरे पास कोई नई इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, नया आइडियाज, यूथ यूथ और अच्छे आइडियाज लेगी, मुझसे अगली जनरेशन हो, तुम हो, तुम मुझसे बेटर आइडियाज दे सकते हो, तुम्हारी थिंकिंग मुझसे और ज्यादा अच्छी हो सकती है ना। तो नेक्स्ट जनरेशन की थिंकिंग हमेशा पिछली जनरेशन से और एडवांस होती जाती है। तो उस जनरेशन की हमें हमेशा सुननी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए इंस्टेंट ऑफ कंट्रोलिंग और कर्बिंग डाउन। मतलब मैं कहूँ तुम्हें तो कुछ नहीं पता है, चुप कर जाओ, तुम अगली बार से मुझे कोई अपना आइडिया बताना ही नहीं चाहोगे। इसलिए उनको ध्यान से सुनो, उनकी न्यू इनोवेशंस को सीखो, और उनको फील करवाओ कि दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज वेल एज वैल्यूड। Enhancing accuracy, listening is a better way to huge recollection of important facts and issues, resulting in more accuracy while solving complex issues with lesser miscommunication and faults.
तो वो हम कहते हैं कि जब भी हम ध्यान से सुनते हैं बिना अपना मुंह खोले तो हमें बेटर बात समझ आती है। तो वी नेवर लर्न एनीथिंग विद आवर माउथ ओपन। जब हम अपना मुंह ही खुला रखेंगे, अगले की बात सुनेंगे ही नहीं, तो हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। वी कैन ओनली लर्न बाय रीडिंग, लिसनिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग। तो इनहांस एक्यूरेसी कैसे होगी? आप ध्यान से सुनोगे, ऑब्जर्व करोगे चीजों को, उनको एक्शन में करोगे। जैसे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनको प्रैक्टिस जितना करते जाते हो उतने आपके बेटर होते जाते हैं। फिर हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब ये मैं डिस्कस नहीं करी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। पार्शियल लिसनिंग आ जाती है सबसे पहला पार्ट। तो पार्शियल लिसनिंग में हमारे पास आती है सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग सिर्फ वही चीजें हम सुनते हैं जो हम खुद सुनना चाहते हैं, उसके अलावा बाकी चीजों को हम फिल्टर आउट कर देते हैं। मम्मी से कुछ परमिशन ले रही है, मम्मी कहते हैं चले जाएं पर मेरा ये काम कर दे, हमने क्या फिल्टर आउट कर लिया? चले जाएं, ये काम कर दे, हमने फिल्टर आउट कर दिया जी, अपने मतलब का काम निकल गया। फिर आ गया पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग में आ जाता है साइलेंट एंड पेशेंट लिसनिंग, बिना इंटरफेयर किए। यहाँ पे कोई हम इंटरफेयर नहीं कर रहे। इस एज टॉक इज नोन एज पैसिव लिसनिंग। फिजिकली प्रेजेंट है बट नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन कुछ हम बोल रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसे? हम बहुत थक गए हैं, जब थक जाते हैं तो हम क्लास में भी ऐसे ऐसे सिर हिलाते जाते हैं, बोलते नहीं है। या हम बीमार हैं, या हमारा वहां पे इंटरेस्ट नहीं है, तो हम बोलते नहीं है। मियरली हियरिंग द वर्ड्स एंड नॉट द मैसेज। सुन रहे हैं पर ध्यान कहीं और है। फिर आ गया डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। to listen to a particular sound which is important for them। अब क्लास में इतनी सारी साउंड होती है, क्या चल रहा होता है, आप अपनी बात और फ्रेंड की बात सुन रहे होते हैं। जैसे ही मैम एंटर होते हैं, मैम की आवाज सुनते हो तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बाकी आवाज इग्नोर करके फिर सिर्फ लेक्चर पे फोकस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने एग्जाम्पल भी टीचर की दी है, टीचर्स क्लास टेकिंग अटेंडेंस। तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? टॉकिंग टू ईच अदर। लेकिन इतनी सारी साउंड्स के बाद भी वो अपने नाम की वेट करते हैं, और जैसे ही नाम आता है उस टाइम वो फटाफट अपना रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो सिर्फ हम अपने नाम की वेट करते हैं, हमारी अटेंडेंस हो जाए तो हम बोलना शुरू कर देते हैं। एनालिटिकल लिसनिंग। अब वो सब पार्ट था पैसिव, सॉरी, पार्शियल लिसनिंग का, जिसमें हमने करी सिलेक्टिव, पैसिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव। अब हम चलते हैं हमारी एनालिटिकल लिसनिंग पे। एनालिटिकल लिसनिंग में भी कह रहे हैं हम कोई स्किल यूज कर रहे हैं, यूजिंग और स्किल्ड इन यूजिंग एनालिसिस। इसमें सबसे पहला पार्ट मेरा आता है क्रिटिकल लिसनिंग का। Critical listening, when a listener acquires specific information from the entire speech, invited to share a message, तो critically analyze content करना पड़ता है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं तुम्हें सारा चैप्टर्स करा रही हूँ, उसके बाद मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। चैप्टर इतने ध्यान से नहीं हम सुनते, लेकिन क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में वो हम ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। फिर हम कॉपी पेन निकाल के लिखने में लगे होते हैं कि क्या क्या आ सकता है एग्जाम में। तो वो हमारी एनालिटिकल थिंकिंग है, मुझे क्या कंटेंट चाहिए था मैंने उसमें से वो निकाल दिया। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट सब्सटेंस। यहाँ पे हम कुछ छोड़ नहीं रहे, जो भी कन्वर्सेशन हुई है हर एक चीज सुन रहे हैं। तो प्रॉब्लम इज दैट मेनी पीपल ऑफर इंटरप्रेट द सेम कन्वर्सेशन इन डिफरेंट वेज। सेम कन्वर्सेशन को हम डिफरेंट वेज में कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल एंड सोशल। द वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज दैट listener needs to remember the matter, it is useful when the purpose is to extract the information। बेसिक पर्पस क्या है हमारा? जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी हमारे साथ नॉलेज शेयर की गई है, उसको याद रखने का। तो ये क्लासरूम में यूज होती है बाय स्टूडेंट्स एंड इवन एट वर्क प्लेस। जब हम नई चीजें सीख रहे होते हैं, मोस्टली क्लासरूम में भी बच्चे तब सुनते हैं जब हम कुछ नया कंसेप्ट, कुछ नया बता रही हूँ तो आपने पहले कभी नहीं सुना, तो आप सारी बात ध्यान से सुनते हो। जो पहले कर चुके हो वहां पे आप कंप्लेंट लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग नहीं करते हैं। फिर आ गई मेरी कंटेंट लिसनिंग। कंटेंट लिसनिंग वो कह रहे हैं इट इज अ सिचुएशन when one has to pay attention to the content for receiving some information like highlights of your organization, कोई नई से टेक्निकल स्किल देखनी है। It would be not good on the listener's part to challenge the speaker while getting the information. The focus in this type of listening should be on gathering the information rather than making judgment। अब कोई नया बंदा आ रहा है, कोई मान लो टैली सिखाने के लिए कोई आ रहा है, तो अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे सीखने में, दैट इज बेटर फॉर यू रेदर देन जजिंग कि हाँ उसको आता भी है कि नहीं। टेकिंग नोट्स एंड आस्किंग क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट।
फुल बॉडी लिसनिंग, लिसनिंग नॉट ओनली विद योर ears बट कीपिंग योर फुल बॉडी इन लिसनिंग मोड, मतलब नींद में नहीं जाना है, एक्टिव रहना है और इंटरेक्टिव उस सेशन को बनाना है। फिर मेरी आ गई एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में सबसे पहले पार्ट आता है मेरा अटेंटिव लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग में फुली अवेयर है हम, मैम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, मैम किस टोन में हमसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनके गेस्चर्स हैं, पोस्चर क्या है। तो ये मेरा फुली अवेयर वाला इंफॉर्मेशन है, ये मेरी अटेंटिव लिसनिंग है। फिर आ गई विजुअल लिसनिंग, इज यूज्ड व्हेन वर्ड्स आर स्ट्रेंज। फॉरेन की मूवी देखते हो, कोरियन ड्रामास, के ड्रामास का आजकल हम सबको ना बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। क्या करते हैं, सब टाइटल्स पढ़ पढ़ के देख रहे होते हैं, समझ तो कुछ आ नहीं रहा क्या हो रहा है वहां पे, सिर्फ विजुअल लिसनिंग हो रही है, बॉडी मूवमेंट से समझ रहे हैं कि अच्छा उसने गुस्से में बोला है, तो फेशियल एक्सप्रेशन गेस्चर इन सब से देख रहे हैं कि गुस्से में बोला है, चल क्या रहा है ना। तो ये सब मेरी विजुअल लिसनिंग का पार्ट आ गया। फिर आ गई एम्पैथेटिक लिसनिंग, पुट योर फुट इन अनदर शू, मतलब दूसरे की चीज समझो, अपने आप को उसकी जगह रख के देखो कि उसको कैसा फील हो रहा है। तो पर्पस ऑफ दिस इज टू गिव पेशेंट लिसनिंग टू अ फ्रेंड और एक्विटेंस एंड अलाउ हिम टू टॉक थ्रू अ प्रॉब्लम, क्या उसको फील हो रहा है, आराम से सुनो बैठकर। देयर मे बी सम पर्सनल इशू या ओवरलोडिंग द वर्क प्लेस, पर्सनल इशू हो सकता है, कुछ काम की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, यहां तक मेरी हो गई लिसनिंग के टाइप्स। नेक्स्ट मेरे पास आ गया नीड्स एंड ग्रीवियंसेस, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की नीड्स क्यों है। क्लैरिटी एंड म्यूचुअल कम्युनिकेशन, कह रही सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन कम्युनिकेशन तभी होगी जब हम एक्यूरेटली बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं, हमारा जो मैसेज होगा, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप उसी सेंस में लोगे, क्लैरिटी से समझोगे, और हम में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, हम एक दूसरे की बात समझ रहे होंगे, हमें कॉपरेशन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। ये सब होगा तो हमारा कंफ्यूजन का रिस्क होगा वो चला जाएगा, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, या कोई अंडरस्टैंडिंग का ये नहीं होगा कि मैम ने बात समझी नहीं। इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, अब ह्यूमन बीइंग क्या है, सोशल एनिमल है, इमोशनल कनेक्शन के लिए वो ढूंढता रहता है। तो इमोशनल कनेक्शन क्यों ढूंढता है कि हाँ मुझे किसी ने ऐसा बोला तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, वैलिडिटी चाहिए हमें, एक्नॉलेजमेंट चाहिए दूसरों से कि हाँ हमें अगर ऐसा फील हो रहा है तो सही फील हो रहा है। तो हम गेस्चर्स, अटेंटिव लिसनिंग, एफर्मिंग लैंग्वेज ये सब यूज करके दूसरे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग करते हैं। रिस्पेक्ट and acknowledgement in which it yearns for their contribution, perspective, and identities is to be esteemed with communicative exchanges. In a workplace meeting, for example, an employee desires recognition for the ideas to feel value. When respect is extended through courteous dialogues and acknowledgement of efforts, it bolsters self-esteem and encourage active participation. Conversely, neglect of this need may endanger disengagement or resentment, underscoring the necessity of courteous and inclusive communication to sustain प्रोडक्टिव इंटरेक्शंस। अब एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई एक एम्प्लॉय है जो चाहता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉग्नाइज किया जाए, उसके आइडियाज को वैल्यू किया जाए, वो नया इनोवेशन आइडिया लेके आ रहा है मेरे पास, तो मैं उसको सुन लूँ, वही उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। मैं कहूंगी नहीं अभी टाइम नहीं है, जाओ जाओ बाद में आना। वो कहे मैम बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, मैं कहूंगी नहीं नहीं बाद में सुनती हूँ, कोई बात नहीं। अब वहां पर उसको क्या फील होगा कि मेरी तो बात सुनी ही नहीं जा रही, तो वाई एम आई इवन स्पीकिंग हियर। दैट्स इम्पोर्टेंट कि जो भी आपके पास एम्प्लॉय आ रहा है आप उसकी बात ध्यान से सुनो, ताकि उसको ऐसा ना फील हो कि आई एम बीइंग इग्नोर्ड। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिसएग्रीमेंट्स आर इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल है, अवॉइड तो नहीं हो सकती, लेकिन उसको हम टैक्ट के साथ, कुछ अपनी टेक्निक्स, अपनी स्किल्स के साथ और फेयरनेस के साथ रिजॉल्व कर सकते हैं। जब भी रिजॉल्व करना है किसी पर्सनल डिग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट को, तो ऐसी नेगोशिएशन करनी है, ऐसा काम डिस्क्लोजर करना है कि दूसरे बंदे को लगे कि हाँ जी उसकी बात ध्यान से सुनी गई है। आप मेरे पास आते हो, तो अगर मैं आपकी दो फ्रेंड्स की आपकी कुछ बात हुई है, मैम इसने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे बोल दिया, तो मैं एक ही तरफ बायस्ड हो जाऊंगी, आप नेक्स्ट टाइम मेरे पास अपने कॉन्फ्लिक्ट लेकर नहीं आओगे। तो मुझे ऐसे कुछ सोल्यूशन निकालना है कि आप दोनों की बात भी रखी जाए और आप दोनों का रिलेशन भी प्रॉपर रहे, बॉन्डिंग सेम रहे, हार्मनी मेंटेन करनी है, पीस मेंटेन करना है। फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम फीडबैक भी देते हैं, फीडबैक भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो फीडबैक कैसे देना है कि परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, कैसा
कैसा आपने काम करा, आप अपने काम को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, कैसे आप प्रमोशन ले सकते हो। फिर आ गया मेरे पास रेजोल्यूशन ऑफ मिस कम्युनिकेशन। कई बार हो सकता है कि मैंने किसी और टोन में बोला, आपने कुछ और समझ लिया। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हमें ये लगा, आपने ऐसे कहा, तो इनको वो कहते हैं कि आप ध्यान से बात करो। तो कह रहे हैं इंटर अराइजेस फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग्स विच ब्रीड कंफ्यूजन। कंफ्यूजन भी हो जाती है कई बार, और कई बार फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है कि मैम ऐसे कह गए, पर मैम तो ऐसे कह के नहीं गए अपनी तरफ से। तो वो कहते हैं एक अनक्लियर चीज की वजह से ये मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। तो इसलिए बेटर है आप जाके क्लेरिफाई करो कि मैंने ऐसा लगा मुझे, इज इट वैलिड, क्या यही आपका मतलब था, क्या इसी सेंस में आपने मुझे ये बात कही, कि आपका कहने का मतलब कुछ और था। फिर आ गया एब्सेंस ऑफ अटेंटिव लिसनिंग। फिर हमें तब भी गुस्सा आ जाता है जब हमें लगता है कि हमारी बात को ध्यान से नहीं सुना जा रहा। मैं क्लास में लेक्चर दे रही हूँ, तुम फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हो, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, गुस्सा आ जाएगा कि मेरे से ज्यादा तुम्हारे लिए अपनी आपस की बात जरूरी है। Disrespectful or insensitive remarks. Communication is perceived as discourteous or culturally insensitive, contributes a significant grievance. Interruptions during a discussion. अब कोई दो टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं, हम छोटे होते से सीखते हैं कि कभी दो लोग आपस में बात कर रहे हो, वी विल ऑलवेज से एक्सक्यूज मी, और वी विल वेट टिल द एंटर कॉन्वर्सेशन। तो ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल या सेंसिटिव रिमार्क्स नहीं देने। मुझे कोई बच्चा कहे मैम मेरे पेरेंट्स बीमार हैं तो आई कांट कम, मैं कह लूँ व्हाट कैन आई डू, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। कितना इंसेंसिटिव हो गया ना, अगला तो बच्चा मेरे पास कभी आएगा नहीं। तो व्हाट आई शुड से, बच्चे टेक केयर, कोई बात नहीं, आई विल सी व्हाट आई कैन डू, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। यही होगा सेंसिटिव रिमार्क। फिर आ गई डिसरिस्पेक्टफुल की बात। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि बेटा ये काम कल तक हो जाना चाहिए, बच्चे ये काम कर दो, तुम करते ही नहीं हो, मैं रोज तुम्हें कहती जा रही हूँ तुम करते ही नहीं हो, तो वो क्या हो गया, तुम डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव कर रहे हो। अनएड्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कई कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम एड्रेस ही नहीं करते, हम जाके बात ही नहीं करते कि हमें ऐसा फील हो रहा है। तो जब आप जाके अगले को बताओगे ही नहीं आपको प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट पर्सन कांट गिव यू एनी सोल्यूशन। लैक ऑफ रिकग्निशन और फीडबैक। कोई भी इंडिविजुअल एफर्ट कर रहा है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हमें अगर अपने एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं दिखेगा तो वी विल स्टॉप अप्लाइंग आवर एफर्ट्स, यही होगा। तो जब हम एफर्ट्स अप्लाई करना बंद कर देंगे तो वहां से हमारी ग्रोथ भी कम होती जाएगी। तो कह रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ द एम्प्लॉयज, रिकॉग्नाइज करना उनको, उनको प्रॉपर फीडबैक देना, पॉजिटिव फीडबैक देना बहुत ही इम्पैक्ट करता है। उससे उनकी परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज होती है और आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ओवरऑल इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल स्किल्स। अब पर्सनल स्किल्स वो कह रही हैं कि इंडिविजुअल के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या एबिलिटीज हैं उसकी, दैट फैसिलिटेट इफेक्टिव इंटरेक्शन विद इन द प्रोफेशनल सेटिंग्स। तो पर्सनल स्किल्स में सबसे पहले आता है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। जो भी मैं बात कह रही हूँ, मुझे एक लैंग्वेज यूज करनी है जो प्रॉपर होनी चाहिए, कुछ ऐसी अनक्लियर सी नहीं होनी चाहिए। जो भी मैसेज मुझे देना है मुझे पहले से पता होना चाहिए, मुझे ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं तो मैं सीधा जाके वो पॉइंट्स डिस्कस कर सकूं। एक्टिव लिसनिंग, जो भी आप जिनसे बात कर रहे हो वो आई कांटेक्ट आपके साथ मेंटेन कर रहे होने चाहिए, फुली एंगेज्ड होने चाहिए। जैसे हम कहीं क्लाइंट मीटिंग है तो लिसन अटेंटिवली टू द कंसर्न्स अबाउट प्राइसिंग, क्लाइंट क्या चाहता है, क्या प्राइसिंग चाहता है, क्या डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट चाहता है, वो सब हमें ध्यान से सुनना है। एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, अपनी फीलिंग्स बता रहा है, तो कैपेसिटी आप में होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड एंड द शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स कंबाइन विद द इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हुई, मैंने आपको बोल दिया बच्चे टेक केयर बट आई विल सी व्हाट आई कैन डू। तो व्हाट आई कैन डू मतलब जो मेरी अथॉरिटी के अंदर होगा आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट उसके बाहर का आई कैंट प्रॉमिस समथिंग क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच अथॉरिटी। For instance, a team leader addressing an underperforming employee with empathy can frame feedback in a supportive manner. अब कोई बच्चा है स्कोर अच्छा नहीं कर रहा है, मैं उसको प्यार से समझाऊं, बच्चे इफ यू वांट टू पास, इफ यू वांट टू बी समथिंग इन लाइफ, थोड़ा सा अपने पे मेहनत करना शुरू कर दो, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा। वही डांटो कि तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम तो हो ही निकम्मे, नहीं, गंदी बात है ऐसे किसी को बोलना। तो हम ऐसे क्यों ही किसी को कहें। तो हम उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करना हर इंसान को हमारा एम होना चाहिए, ना कि उसको डिमोटिवेट करना।
Adaptability in communication style. The ability to tailor one's communication approach. Adaptability in communication style. तुम्हें मेरा communication style पता है कि मैम कैसे लेक्चर करा रहे हैं, तुम अडेप्ट हो जाते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तुम उस अकॉर्डिंग मेरी टोन भी समझते हो, पता है मैम वोकैबलरी कैसे यूज करते हैं, उस अकॉर्डिंग तुम्हारी एडजस्टमेंट हो जाती है। कह रहे मैनेजर माइट यूज फॉरेन लैंग्वेज बट अडॉप्ट अ कन्वर्सेशनल टोन व्हेन मोटिवेटिंग अ टीम। फॉर्मल लैंग्वेज तो है, लेकिन कन्वर्सेशनल टोन है, जब हम मोटिवेट कर रहे हैं तो टीम को बताए कि हाँ हमारे लिए हो रहा है, इफेक्टिव है। हमारा कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, उस वजह से भी हमारी वेरिंग लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज हो सकते हैं। हम कहते हैं adaptively ensures a message resonate effectively whether addressing clients from the different cultural backgrounds or colleagues with varying levels thereby enhancing engagement। तो ऐसे अडेप्ट करना है, मुझे ये ध्यान रखना है कि जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, तो उनको मुझे ऐसे रखना है कि सभी को लगे कि आई एम बीइंग वेरी पोलाइट टू देम, वेरी फ्रेंडली विद देम एंड प्रोफेशनल। Confidence and assertiveness. Confidence and communication coupled with assertiveness enables the individual to express ideas। जब हम कॉन्फिडेंट हैं और हमें पता है हमें क्या कहना है, तो हम आराम से अपने आइडियाज, ओपिनियंस और नीड्स दूसरे को बता सकते हैं, दूसरे की चीजों को भी रिस्पेक्ट करते हुए। आई एग्री विथ यू बट आई थिंक दिस कैन बी अ बेटर आइडिया। इस मैंने अपने आइडियाज तो बता दिए, लेकिन आई एग्री विथ यू बोल के मैंने दूसरे को भी रिस्पेक्ट कर लिया। मैं कहती हूँ मैम को, मैम आई एग्री विद यू कि ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअल में दिस इज द प्रॉब्लम। द सोल्यूशन यू आर सेइंग इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मैंने रिस्पेक्ट कर दी, यहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन भी दे दिया। Persuasion and influence. Persuasion and influence, the ability to persuade others by presenting compelling arguments and appealing to their interest is a key skill in business communication। अब सेल्स कैसे कर सकते हो, दूसरों को इन्फ्लुएंस करके, परसुएट करके। तो उनको ऐसे अपनी बातों में रिझाना है, उनको ऐसे समझाना है कि वो आपकी बात से एग्री करना शुरू हो जाए और उनको लगे कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग देनी है, प्रॉपर फैक्ट्स देनी है, why they should listen to you, why they should cooperate with you, why they should buy products from you। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगेन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, टोन है, ये सब भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। इससे आपको पता लग जाता है कि उनका कहने का एक्चुअल में मतलब क्या था। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स ये होनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है कम्युनिकेट करो, बात करो कि व्हाट यू फेल्ट, क्या अगले का वही मतलब था। या आप हेड के पास जा सकते हो, कोई सुपीरियर के पास जा सकते हो अपनी प्रॉब्लम लेकर, और सुपीरियर की ये ड्यूटी बनती है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे इन अ बेटर वे, इन अ पॉजिटिव वे। टाइम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। अब जितना टाइम स्केड्यूल्ड है उतना ही लेंगे। आपकी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, क्लाइंट ने आपको अपॉइंटमेंट दी कि आई एम फ्री फ्रॉम 10 AM to 11 AM, तो आपकी मीटिंग में जो भी आपने प्रेजेंटेशन देनी है वो 1 आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 आवर से कम ही होनी चाहिए। हाफ आवर की प्रेजेंटेशन रख लो, हाफ आवर का जो उन्होंने आपस में डिस्कशन करनी है वो रख लो। तो क्लाइंट के लिए भी टाइम मैनेजमेंट हो गई। आपको भी पता है कि इतना टाइम इस क्लाइंट को चला गया, नेक्स्ट क्लाइंट पे उसमें आप हैंडल कर सकते हैं। अब जैसे तुम्हारे टाइम टेबल्स बने हुए हैं कि 1 1 आवर के लेक्चर्स हैं, तो आपको प्रॉपर लेक्चर्स के लिए टाइम दिया हुआ है, टाइम मैनेजमेंट है। कल्चरल सेंसिटिविटी। अब जो भी आप बात कर रहे हैं उसमें दूसरों की कल्चर को ध्यान में रखते हुए, किसी के कल्चर का मजाक नहीं उड़ाना, सबके कल्चर को समझते हुए देन अपनी बात कहनी है। फिर मेरे पास आ जाता है कम्युनिकेशन इन डिफरेंट सिचुएशंस। सबसे पहले ही मेरे पास सिचुएशन आ रही है फॉर्मल बिजनेस मीटिंग। फॉर्मल बिजनेस मीटिंग है तो आपकी लैंग्वेज प्रोफेशनल होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट टोन होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग आपको करनी है, अगर कोई क्वेश्चन है पूछ लेनी है। इनफॉर्मल में लैंग्वेज कन्वर्सेशनल चलेगी, ह्यूमर, ओपन एंडेड क्वेश्चन सब चलेगा। इनफॉर्मल में आपस में बात कर रहे हो ना, चलें कहीं घूमने चलें, ये सब इनफॉर्मल हो गया। क्लाइंट और कस्टमर कन्वर्सेशन, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म, एम्पैथी और पर्सुएशन का बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल प्रोफेशनली बात करनी है, कुछ ऐसा पर्सनल नहीं बोल देना जिससे क्लाइंट को लगे कि नहीं आई डोंट वांट टू टॉक विद दिस पर्सन, मुझे इस कंपनी के साथ ही कंटिन्यू करना। अगर क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनकी बात को समझना है, क्यों प्रॉब्लम आई वो समझना है, परसुएट करना है उनको उनको कहना है कि आप आइए, बाय माय प्रोडक्ट, एक बार ट्राई कीजिए। तो उनको बताना है व्हाई दे शुड ट्राई। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा है, आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, वी आर एक्सपेक्टेटिंग योर डिलीवरी, हम आपकी डिलीवरी को लेट कर रहे हैं। तो
उसके लिए आपने कहना है कि फ्रस्ट्रेशन तो समझते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिनारियोस फिर आ गया हमारे पास। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिनारियोस में वो कह रहे हैं कि काम, एम्पैथेटिक एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपकी। तो टू रूममेट्स वो कह रहे हैं लड़ रहे हैं हाउस होल्ड कोर्स के लिए, घर के कामों के लिए, तो वो कह रहे हैं लेट्स क्रिएट अ कोर्स शेड्यूल, एक टाइम टेबल काइंड ऑफ चीज बना लेते हैं जिसमें बता देते हैं तुमने क्या करना है, मैंने क्या करना है, किस दिन तुम ये काम करोगे, किस दिन मैं ये काम करूंगी। क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस बहुत बार होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं, दिल्ली जैसे सिटी में काम करने जाते हैं, तो हम कितने सारे कल्चर के लोगों से मिलते हैं। तो उस टाइम में हमें मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करनी है, उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल को समझना है, ध्यान से समझना है उनकी वैल्यूज क्या हैं, वो किस टोन में बात करते हैं, उनके लिए नॉर्मल टोन क्या है, तो वो चीज़ समझनी है। पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशंस, पब्लिक स्पीकिंग में वो कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस की नोट देना है, आपने वहां पे कॉन्फिडेंट होके बात करनी है, कंटेंट आपका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने क्या क्या एड्रेस करना है, ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट होना चाहिए, सिर्फ आप नहीं बोलते रहने चाहिए, उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या आपको क्या लगता है, क्या आपके कोई क्वेश्चन हैं, वो सब। राइटिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कोई कंप्लेंट लेटर्स हैं, कोई फीडबैक लेटर्स हैं, वो सब लिखनी है। तो ये ईमेल्स, रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स, ये सब इसमें आते हैं। तो कहते हैं दिस इन्वॉल्व स्ट्रक्चरिंग मैसेजेस लॉजिकली, लॉजिक्स देनी है, लैंग्वेज प्रोफेशनल रखनी है, प्रूफ रीडिंग फॉर एक्यूरेसी, एक बार खुद पढ़ लो कि ये देख लो कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है कि गलत है। नेटवर्क और सोशल बिजनेस इवेंट्स, फ्रेंडली, अप्रोचेबल, प्रोफेशनल रिलेशंस तभी बनेंगे जब आप फ्रेंडली होंगे, अप्रोचेबल होंगे, दूर से ही ऐसे लगेगा कि दिस पर्सन इज अ बिट इगोइस्टिक, नो वन विल कम टू यू। फीडबैक और परफॉर्मेंस रिव्यूज, फीडबैक कंस्ट्रक्टिव टोन में होनी चाहिए ताकि ग्रोथ प्रमोट हो और उनका मोराल मोटिवेटेड सॉरी मोराल मेंटेन रहे, उनको डिमोटिवेटेड फील नहीं करवाना है। फिर आ गया डीलिंग विद एग्रेशन, बहुत बार होता है कस्टमर एग्रेसिव होके आता है, तो उसके साथ हम डील कैसे करेंगे। मेंटेनिंग कंपोजर एंड इमोशनल कंट्रोल, दूसरा कुछ कह रहा है इट्स ओके, वो थोड़ा सा इमोशंस में है, फ्रस्ट्रेशन में है, तो उसको बात को आगे से आपने भी ज्यादा से गुस्से में नहीं होना, आपने कहना आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, आई अंडरस्टैंड यू आर अपसेट, आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर एंग्री, तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो, मैं समझ रही हूँ। उसके बाद हम आओ, हम बात करते हैं बैठ के। तो सामने से जब आप किसी से बात करते हो इफेक्ट अलग होता है, कॉल पे बात करते हो तो बात बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग एंड वेलिडेशन, उसको बार बार बताना है, हाँ मैं समझ रही हूँ, हाँ आई हेयर यू, हाँ ठीक है, कुछ ढूंढते हैं इसको सही करने के लिए, ढूंढते हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन, ढूंढते हैं उस चीज का सोल्यूशन, ढूंढते हैं प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन ढूंढते हैं। यूजिंग न्यूट्रल एंड नॉन कॉन्फ्रंटेशनल लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आपकी बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, ऐसे नॉन प्रोवोकिंग होनी चाहिए। अच्छा तूने ये करा होगा, मम्मी को जाके कहते हो मम्मा आज ना मैम ने ऐसे 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 बोल दिया, आगे से मम्मी कहते हैं हाँ तूने ही ऐसे किया होगा। अब ठीक है मैम ने बोला, ठीक है, अब मैम ने कुछ रीजन की वजह से बोला होगा, बेवजह तो मैम भी कुछ नहीं कहेंगे। बट वेन यू आर टॉकिंग टू योर मदर व्हाट यू एक्सपेक्ट इज एम्पैथी, मम्मी तुम्हारी बात सुने, मम्मी तुम्हारी बात समझे। तो उस टाइम मम्मी ने जब कह दिया कि तूने ही ऐसा कुछ करा होगा, वो आपके लिए हो गई प्रोवोकिंग लैंग्वेज, वो नॉन प्रोवोकिंग रही ही नहीं। या मम्मी पूछते कि अच्छा क्यों डांटा, तो वो तुम्हारे लिए होती है नॉन प्रोवोकिंग लैंग्वेज। उसके बाद मम्मी क्लियर करते कि अच्छा ये तेरी गलती है, वो अलग बात थी, लेकिन मम्मी ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, तो वो हमें गुस्सा और आ गया कि मम्मी को लगता है हम ही ऐसे। सेटिंग बाउंड्रीज, certainly बाउंड्रीज पहले से ही मेंटेन कर लो। Rather than aggression is essential when dealing with hostile behavior. This involves calmly setting acceptable and unacceptable behavior without resorting to the threats. If a colleague interrupts repeatedly during a meeting, one might say, I value, but let me finish. This approach maintains respect. कह रहे बाउंड्री सेट कर दो। अब तो कोई बच्चा आके बार बार मैम 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 कर रहा है, मैं क्या कहती हूँ, बच्चे रुको मैं सुनती हूँ तुम्हारी बात। तो मैंने क्या करा, गुस्सा होने के बजाय मैंने उसको कह दिया रुको मैं सुनती हूँ। जैसे यहाँ पे उसने एम्प्लॉय ने बोला, मैनेजर ने बोला कि आई वैल्यू योर इनपुट बट पहले मैं अपना पॉइंट रख लूं, उसके बाद यू कैन रिस्पॉन्ड। De-escalating through redirecting. Redirecting conversation toward a neutral or solution-oriented topic can diffuse aggression and shift focus away from the source of hostility. The strategy involves gently steering the discussion to the common ground or practical steps. तो आपके कस्टमर का कॉल आ रहा है, मैम डिलीवरी नहीं हुई, आज हो जानी चाहिए थी, गुस्से में बोल रहा है।
मैम मैं देखती हूँ डिलीवरी क्यों नहीं हुई, लेट मी सी, अगर आपकी डिलीवरी आज होनी चाहिए थी तो हो जाएगी, बट लेट मी सी अभी तक क्यों नहीं आया, प्लीज गिव मी सम टाइम। तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन कम हो गई कि हाँ अगला तुम्हारी बात समझ रहा है कि आज हो जानी चाहिए थी। employing empathy to understand underlying causes। एम्पैथी, इमोशन समझो दूसरे के, ताकि आपको पता लगे कि कॉजेस क्या है उनके स्ट्रेस का, उनकी अनमेट नीड्स क्यों है। तो ये सब कॉजेस समझोगे तभी आप उनसे प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाओगे। यूजिंग टाइम आउट्स और स्ट्रैटेजिक पॉजेस। Brief pause or suggesting a break during an aggressive allow both parties to cool down and regain perspective। So कह रहे हैं heated family discussion में वो कहते हैं चलो let's take a moment, reflect and continue this in a bit। जब आपकी भाई बहन साथ लड़ाई होती है, मम्मी कहते हैं दोनों अलग अलग कमरे में पहुंच जाओ, बात मत करना मुझसे, मम्मी कहते हैं ना मुझसे मत बात करना। फिर थोड़ा सा शांत होते हैं, जब मम्मी कहते हैं मुझसे मत बात करना, फिर मम्मी को जाके सॉरी बोलते हो, क्या किया, रिफ्लेक्ट करा कि अच्छा मैंने ये गलती करी थी। सीकिंग मेडिएशन और थर्ड पार्टी असिस्टेंस। थर्ड पार्टी असिस्टेंस, मेरी और फ्रेंड की लड़ाई हुई है, हम 3 फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो मैं थर्ड के पास चली गई कि ऐसी प्रॉब्लम हो गई, हाउ कैन वी सॉल्व दिस। पार्टिसिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन पोस्ट कन्फ्लिक्ट। अब मेरी फ्रेंड्स के साथ कभी लड़ाई मत नहीं हुई, ये मैं सोचना लड़ाई हुई। Practicing self reflection post conflict. Reflecting on one's response to an aggressive encounter after it has concluded aids in personal growth and future preparedness. This involves assessing what the triggered the situation, how it was handled, what could be improved। तो यहाँ पे हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं एक कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद कि क्या चीज थी जिसने हमें ट्रिगर करा, हमने इसको हैंडल कैसे करा था, या किसी और ने हमें कैसे हैंडल किया था, क्या इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि अगली बार से इतना हम अग्रेसिव ना हो। कल्चरल सेंसिटिविटी इन अग्रेसिव सिचुएशन। तो अग्रेसिव सिचुएशन में कल्चरल नॉर्म्स दूसरों के कल्चर पे चले जाते हैं, तुम्हारे तो ऐसे होता है, तुम्हारे तो ऐसे होता है, कितनी गंदी चीज है ना। तो ये चीजें नहीं करनी, आराम से प्यार से बात करनी है। लास्ट मेरे पास आ जाता है कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट। एक कंफ्लिक्ट को आपने मैनेज कैसे करना है, तो सबसे लास्ट है। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास आता है कंपीटिंग। तो competing style prioritize personal goals with high concern for self and low regards for others। तो competing में कह रहे हैं हम अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, दूसरों के बारे में हम बाद में सोच रहे हैं। अवॉइडिंग, उसके बाद नेक्स्ट स्टाइल मेरे पास आता है अवॉइडिंग। अवॉइडिंग में कह रहे हैं हमारा लो कंसर्न है दोनों के लिए, अपने के लिए भी और दूसरे के लिए भी। एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग में हम दूसरों की नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं अपने से पहले। फॉर एग्जाम्पल आर मदर्स क्या करते हैं, हमारी नीड्स, अच्छा सब्जी थोड़ी रह गई है बच्चों को दे देते हैं हम सूखी खा लेंगे, अच्छा ये कम पड़ गया है बच्चों को दे देते हैं, हस्बैंड को दे देते हैं। तो ये हमारी मदर्स का क्या है, एकोमोडेटिंग स्टाइल है कि वो अपनी नीड्स से पहले हमारी नीड्स देखनी है। फिर मेरे पास आ जाता है कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल। कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल में एक बैलेंस है, दोनों का, सेल्फ एंड अदर्स का, अपना भी सोच रहे हैं साथ में दूसरे का भी सोच रहे हैं। लास्ट मेरे पास आ गया कोलैबोरेटिंग स्टाइल, मार्क्ड बाय हाई कंसर्न फॉर बोथ पार्टीज सीकिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशंस थ्रू क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिव होनी चाहिए, तो दोनों पार्टीज म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशंस देखते हैं कि दोनों को फायदा हो, एक विन विन सिचुएशन हो जाए, तो वहां पे हम कोलैबोरेटिंग स्टाइल लगाते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एम्प्लॉय सेवरल स्ट्रैटेजीज टू मिटिगेट नेगेटिव आउटकम्स। कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं रिजोल्यूशन करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट पैटर्न्स देख रहे हैं कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी, तो अब वो प्रॉब्लम कैसे नहीं आए, कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, रिएक्ट करने से पहले अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, इम्पल्सिव रिस्पॉन्सेज नहीं देते हैं, सोच समझ के बात करते हैं। अवॉइड डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, ऐसे नहीं बोलना तेरा तो ये काम है ही नहीं, तुझे क्या करना है ये करके, तो ऐसे नहीं बोलना, आराम से प्यार से बात करनी है। एम्प्लॉय नेगोशिएशन स्किल्स। स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस, प्री नेगोशिएशन, ओपनिंग, एक्सप्लोरेशन। तो कह रहे हैं नेगोशिएशन आपने अगर किसी से करनी है, बार्गेनिंग किसी से करनी है कि चलो मेरी कर लेते हैं थोड़ी सी, तो फिर कैसे करनी है। सेवरल स्टेटिंग सबसे पहले आ गया प्री नेगोशिएशन, प्री नेगोशिएशन में आ गया अपने गोल्स, क्यों चाहिए, क्या आपकी गोल्स क्या है, फिर आ गया कोऑपरेटिव टोन पे आ जाना, ओपन करना, एक
प्यार से बात करना शुरू कर, तो फिर एक्सप्लोरेशन, अपने अपने पर्सपेक्टिव्स बताओ, मुझे क्या लगता है, मेरा ओपिनियन, बार्गेनिंग, फिर सोल्यूशंस प्रपोज करना, क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, एंड उसके बाद एक फाइनलाइज एग्रीमेंट कर देना। तो यहाँ तक मेरा चैप्टर 6 था। अब हमारा सेक्शन C इज कंप्लीट। सेक्शन D के रह गए 2 चैप्टर्स। अब वो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे।